तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू मूवी मांगा लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक पहाड़ से दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का भाग के जा रहा होता है और हमें बताया जाता है कि ये माउंट हुआ सेक्ट है जो 9 एंशियंट सेक्ट में से सबसे फेमस है। और ये माउंट हुआ सेक्ट का थर्ड जनरेशन डिसाइपल होता है और इसका नाम बेक यून हो होता है। माउंट हुआ में मेरा दिन नॉर्मल से थोड़ा पहले शुरू होता है। हमारा एमसी गेट खोलता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और कहता है कि जैसे मैंने उम्मीद की थी यहाँ पर तो कोई नहीं है। और हमारा एमसी हमें बताता है कमजोर होने और इंटरनल पावर कम होने के कारण मैं लापरवाही नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं कभी दूसरों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाऊंगा। मुझे माउंट हुआ की प्योर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। और वो वहाँ बैठ के एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो वहाँ पर टीचर आके बोलता है कि ये बच्चा हमेशा खुद से कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है। हमारा एमसी उठता है और कहता है कि जैंग क्वेंग तुम यहाँ हो। और हमारा एमसी हमें बताता है कि मुझे छोटी उम्र में ही त्याग दिया गया था और लकीली माउंट हुआ सेक्ट का डिसाइपल बनने का अपॉर्चुनिटी मिला, इसलिए मुझे अपने साथियों से ऐसा बिहेवियर मिलता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग होते हैं। एक बंदा चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे बेकार पर्सन के लिए मार्शल आर्ट सीखने का क्या फायदा, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और ये बंदा माउंट हुआ सेक्ट का तीसरी जनरेशन का डिसाइपल जैंग होता है। सफेद बादल रोकते हुए कहता है कि हे क्वेंग इतना हार्श मत हो, बेग ने हमारे लिए हमारी सीटें सुरक्षित कर ली है। और इस बंदे का नाम ली जुन होता है और ये भी तीसरी जनरेशन का डिसाइपल होता है। ली जुन कहता है कि लगे रहो बेग, तुम्हारा प्लान तो गुप में शामिल होने का है ना। अगर तुमको नौकरी नहीं मिल रही है तो मुझे बता देना, मैं हमारे फैमिली के प्यो बुक में तुम्हारे लिए जगह का इंतजाम कर सकता हूँ। पीछे से जैंग कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो जुन, क्या तुमको लगता है कि एक हारा हुआ पर्सन किसी पोगुक में नौकरी संभाल सकता है। और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि उसमें प्रतिभा की कमी है, संबंध, पेरेंट्स और यहाँ तक की स्किल, कुछ मायनों में उनमें इन सब चीजों की पूरी तरह कमी है। ऐसा लग सकता है कि जैंग क्वेंग ही मेरा मजाक उड़ा रहा है और मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन असली बदमाश तो तभी ली जिंग कहता है कि हम सब आखिरकार तीसरे जनरेशन का डिसाइपल है। और हमारा एमसी हमें बताता है कि ली जिंग ऊपरी तौर पर वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मेरे प्रति परवाह दिखाने का नाटक करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जंग का इस्तेमाल करके मेरी जिंदगी को बेकार बना देता है। इसके अलावा वो माउंट हुआ सेट के टॉप 3 फैमिली में से एक के लीडर का बेटा है और उनके चाचा माउंट हुआ के एल्डर फेमस तलवारबाजी का जिन सोप है, वो बचपन से ही एक स्पेशल एलेक्सर का एब्जॉर्ब कर रहा है जिससे उसे 20 सालों की इंटरनल एनर्जी प्राप्त हुई है। और क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन नरिशिंग बॉडी नामक कोई चीज नहीं था, वो मुझसे बिल्कुल अलग है। हमारा हमसे लीजन से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो लीजन कह रहा होता है कि तुम्हारा वेलकम है और मैंने सुना है कि आज का नाश्ता मेरा पसंदीदा है, तो ठीक है तुम पर मैं भरोसा कर रहा हूँ। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है। वो चला जाता है और जंग भी जाते हुए हमारे एमसी से बोलता है कि बेक तुमको पता है ना कि आज रात रसोई साफ करने की तुम्हारी बारी है, इसे भूलना मत। और गला दबाते हुए कहता है कि क्या तुमने अभी हाँ कहा, क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं सबको क्लियर कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है, जल्दी से किचन को क्लीन करो और अच्छे से साफ कर दो। सच कहूँ तो बच्चे तुम में फोरसाइट की कमी है। तो हमारे एमसी भी डरते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। तो जैंग गुस्साते हुए बोलता है कि फिर सोचना शुरू करो और माफी मांगने में तुम्हें कितना समय लगेगा। अगर तुम्हें पता है कि तुम गलत हो तो बस बेहतर करने की कोशिश करो। तो हमारे हमसे मुस्कुरा के बोलता है कि मैं अगली बार इसे ध्यान में रखूंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी प्लेट को साफ करते हुए कहता है कि मैंने रसोई की सफाई पूरी कर ली है और सूरज भी डूब चुका है। एक और रात है जिसमें बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने सुना है कि कुछ सेट में अगर तुम लगन से सफाई करते हो तो तुमको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। क्या मुझे भी ऐसा आशीर्वाद नहीं मिलना चाहिए? इसके बारे में सोचने के लिए चलो। मोंग गोंग का मंदिर सबसे ज्यादा चमक रहा है। आखिरकार माउंट हुआ में कौन सा ऐसा है जो मोंग गोंग को सम्मान नहीं करता? मोंग गोंग करंट माउंट हुआ का एसेंस है। अपनी परेशानियों से भरी युद्ध के कारण उन्हें 10,000 यात्राएं उपनाम दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और फाइनली उन्होंने सुप्रीम पद हासिल कर ली। मुझे ऐसे पर्सन के लिए वो होप से कम नहीं है। एक दिन मैं भी ऐसा करूंगा। और हमारा एमसी साफी कर रहा होता है, फिर एक जंगल में आके वहाँ पर तलवारबाजी का प्रैक्टिस कर रहा होता है और कोई कहता है कि इस तरह तलवार चलाना। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम हो कौन? और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैं कौन हूँ? मैं सुप्रीम मास्टर मू गोंग हूँ। नहीं, मैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वord मास्टर हूँ। तो हमारा एमसी ये देख के हैरान होते हुए कहता है कि ये तो सच में मोंग गोंग है, तो हम लोग इसे मोंग की सिर्फ बुलाएंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि अच्छा हाँ ये तो सपना है। तो मोंग कहता है कि हाँ ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन ये कोई नॉर्मल सपना नहीं है, ये मोंग की एक विजन है। तो हमारा एमसी कहता है कि मोंग का विजन? तो मोंग कहता है कि चलो अब अपनी स्वॉर्ड उठाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या? तो हमारे एमसी पे वो अटैक कर रहा होता है बार बार। तो हमारा एमसी बड़ी मुश्किल से
उसके फुट को रोक रहा होता है। तो मोंग कह रहा होता है कि क्या ये वही आशीर्वाद नहीं है जिसकी तुम कामना कर रहे थे, और हमारे एमसी को प्रैक्टिस करवा रहा होता है बार बार, और वो कह रहा होता है कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसे बर्बाद ना करो। फिर अगले सीन में देखते हैं कि हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है और उठ के कहता है कि अब तो मैं सपने में भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये सोचकर सरप्राइज होता है कि ये ग्रेट मोंग थे, अगर मुझे ऐसा सपना देखना ही होता तो क्यों ना मोंग का सपना देखूं। फिर से ट्रेनिंग करने जा रहा होता है और जाते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे अभी सपने नहीं देखना चाहिए, आज मास्टर गो चांग के टीचिंग का दिन है। फिर हम देखते हैं कि वो एरिना में आ जाता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, बहुत हाफ रहा होता है। पीछे से एक बंदा कहता है कि ली जंग तुम यहाँ हो, क्या तुमको हाल ही में ट्रेनिंग में कोई परेशानी आ रही है? तो ली जंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। और हमारा एमसी बताता है कि मास्टर गोंग याचन, हालांकि हमें तीसरी जनरेशन के डिसाइपल कहा जाता है, ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि हम उन्हीं के कैंडिडेट्स हैं। हम जैसे कैंडिडेट को बिना नियुक्त मास्टर के ही बुनियादी ट्रेनिंग प्राप्त करना होगा, और फिर बाद में हमें अभिजात वर्ग द्वारा अधिकारी के थर्ड जनरेशन का डिसाइपल बनने के लिए चुना जाएगा, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें इनर डिसाइपल का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आज जैसे विशिष्ट मास्टर के व्याख्यान अत्यंत इम्पोर्टेंट होते हैं, विशेषकर मेरे जैसे पर्सन के लिए जिसके पास वापस जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। और वो बंदा किसी लड़की से कहता है कि अरे आर्यन, तुम अभी भी यहाँ पर आई हो, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें आराम करना चाहिए, अगर तुमको कोई भी परेशानी हो तो मुझसे संपर्क करना। तो वो जाते हुए कहती है कि ठीक है, और ये भी थर्ड जनरेशन की ही होती है और इसका नाम आर्योंग होता है। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि इसलिए मैंने मास्टर गोन चैन को चुना है, हालांकि वो अदर तीसरी जनरेशन के डिसाइपल की तुलना में ज्यादा उदार प्रतीत होता है। और वो मास्टर गोंग कह रहा होता है कि अरे तीसरी पंक्ति में बैठे मोटे आदमी। तो ये बच्चा कहता है कि क्या मैं? तो वो चिल्ला के कहता है कि क्लास के दौरान बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस स्वॉर्डमैनशिप की कक्षा में रहने के लिए तुलना में तुम अपने साथी डिसाइपलों की सफाई करने में ज्यादा यूज साबित हो सकते हो। तो ठीक है, फिर जाओ और टॉयलेट को साफ करो। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि वो केवल उन्हीं लोगों के प्रति दयालु है जिन्हें वो योग्य समझता है, जिसकी वजह से वो सबके बीच लोकप्रिय नहीं हो पाया। और वो डिसाइपल जाते हुए कहता है कि मैं उसका डिसाइपल बनने के बजाय उसे छोड़कर जाना पसंद करूंगा। और हमारा एमसी प्रैक्टिस करते हुए बोलता है कि इसका मतलब है कि मेरे लिए भी मौका है। कोई कहता है कि बेक। तो हमारे एमसी भी अपने मन में कहता है कि ये एक अच्छा संकेत है, उन्होंने मेरा नाम याद रखा है। हमारे एमसी से गुस्से में बोलता है कि तुम्हें तलवार इस तरह घुमाने के लिए किसने कहा था? और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के सपने में मोंग हमारे एमसी को प्रैक्टिस करवा रहा होता है, और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं बर्बाद हो गया। मोंग कहता है कि अपना पैर बगल में रखो और यहाँ पर ध्यान दो, अपना हाथ नीचे करो। एमसी कहता है क्या ये कल रात के सपने का असर है? भले ही मुझे टैलेंटलेस समझा जाता हो, मैंने हमेशा अपना सबसे बेस्ट किया और ऑर्डर का पालन किया। हमारे एमसी से बोलता है कि तुम पूरी तरह से हताश नहीं हो, तुम्हारा एमसी कुछ समझता नहीं है। मास्टर जोंग कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप में सुधार हुआ है। हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि क्या ये तारीफ है उस मास्टर गोंग से जो कभी तारीफ नहीं करते? हमारे एमसी से मास्टर गोंग कहता है कि अगर तुम में ताकत की कमी है तो तुमको अपनी तलवार का इस्तेमाल इसी तरह करना चाहिए। तो हमारे एमसी ये बातें सुन के अपने मन में बोलता है क्या अभी कुछ देर के लिए एटमॉस्फेयर चेंज हुआ था? हमारे एमसी से मास्टर गोंग कहता है कि शाबाश, स्वॉर्डमैनशिप ऐसे ही होनी चाहिए, ग्रैंड मास्टर ली जन सॉप के भतीजे होने के सच में योग्य हो। और ये सब ली जंग को कह रहा होता है, और वो कहता है कि तुम बचपन से ही बहुत अच्छे हो, सभी लोग रुको और ली जन जो कर रहा है उसे सीखो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या मैं गलत हूँ? और हम देखते हैं कि ली जन अपनी स्वord को सामने करता है, और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो ये कैसी आवाज है, ऐसा लग रहा है जैसे हवा फट रही हो, अगर हमारी तलवार टकराती है तो मेरी तलवार चकनाचूर हो जाती है। और दूसरी तरफ आर्योंग भी ये करती है। और हमारा एमसी कहता है कि ये लड़की, इसका नाम कैंग आर्योंग है, माउंट हुआ के जेड मैडन पीक पर स्थित क्रिम्सन गिल्ड के लीडर की सबसे बड़ी बेटी है। मेन पीक से आए डिसाइपल में उसके पास सुप्रीम योग्यताएं हैं, भले ही उसका बैकग्राउंड ली जन जितना अच्छा ना हो, लेकिन दूसरे स्किल के मामले में वो उनसे कम नहीं है। दरअसल हाल ही में हुए एक मुकाबले में उन्होंने ली जन के खिलाफ स्किल का प्रदर्शन किया, लेकिन अनलकीली सहन शक्ति की कमी के कारण वो हार गई। अगर हम में से कोई भी ली जंग से पहले प्लम ब्लॉसम लाइन का मास्टर बन जाए तो प्रोबेबली वो आर्योंग होंगी। ली जंग आर्योंग, उनकी तुलना में मैं बिल्कुल बेकार हूँ। क्या मैं कभी मन रियोबो के वेनरेबल ताइसो जो जैसा बन सकता हूँ? फिर हमारा एमसी प्रैक्टिस कर रहा होता है और कोई कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, और हम देखते हैं कि ये मोंग होता है। हमारा एमसी भी बोलता है हमारा मतलब क्या है? तो मोंग कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए गोंग यासो के उस किरदार जैसा बनना इम्पॉसिबल है। हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि ये अचानक हुआ घटना क्या है? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में गया और अपने बिस्तर पर लेट गया, और मोंग हमारे एमसी से कह रहा होता है कि बाय द वे मैं सोच रहा था कि ये बेक अनहो कौन है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, गोंग यानसो के आदमी, ये तो बेकार है। और अब जू मू जिन के परम मोंग एक बार फिर मेरे सामने है। तो हमारा एमसी उससे कहता है
कि ये एक सपना इनलाइटमेंट जैसा है। मॉन्ग हमारे एमसी से कहता है कि तुम पूरी तरह से बेवकूफ नहीं हो, कल मैंने तुमको जो लेसन पढ़ाया वो कैसा रहा, कि आज ये बहुत हेल्पफुल था। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी थोड़ा हैरान होता है और हमारा एमसी ग्रेड करते हुए उससे कहता है कि हाँ ये सच में अच्छा था और इसके लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि इसकी वजह से मैंने मास्टर गोंग चैन को थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर लिया है। तो मॉन्ग कहता है कि बिल्कुल, जब कोई पढ़ाता है तो स्टूडेंट के पास देखने की एबिलिटी होती है, तो ये स्वाभाविक ही है। तो चलो अपनी स्वर निकालो, अब से हम हर रात प्रैक्टिस करेंगे जब तक तुम्हारी पूरी एबिलिटी खिल ना उठे। फिर हमारे एमसी मॉन्ग के साथ स्वॉर्डमैनशिप का प्रैक्टिस कर रहा होता है। मॉन्ग अटैक करता है तो हमारा एमसी बार बार रोक रहा होता है। ये देख के मॉन्ग कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, चलो अब इसे रोक कर दिखाओ। फिर से हमारे एमसी पे अटैक करता है। फिर से हमारा एमसी बड़े मुश्किल से डॉज करता है और अपने मन में कहता है कि मैं समझता हूँ ये 3 ग्रेट डिसाइपल के बीच होने वाली मार्शल आर्ट की लड़ाई से अलग है। ये एक तलवार ये हमला मुझसे पूछता है कि तुम क्या करोगे। मैं उसके क्वेश्चन का आंसर दिया और जब वो दोबारा पूछे तो फिर से आंसर दो। ये तो सच में बहुत ज्यादा ही फन है, मैं मजा ले रहा हूँ मैं मार्शल आर्ट में। अब तक मुझे मार्शल आर्ट में कभी मजा नहीं आया, ये तो बिल्कुल क्लियर था। सर्वाइवल के कल्टीवेशन में किसी आनंद मिलता है। हालांकि मेरे लाइफ बेकार है, फिर भी मैं मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं जी सकूँ। लेकिन किसी रीजन से इसी समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पहले के लिए एक मजेदार खेल मेरे जन्म के बाद के समय। और वो दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है और हमारा एमसी कहता है कि इसमें काफी मजा आता है। दर्जनों सवालों और दर्जनों जवाब जमा हो जाते हैं और इसके अंदर केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है। नहीं, शायद मैं लालची हो रहा हूँ, फिर भी क्या मैं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि मॉन्ग हमारे एमसी पे अटैक करता है और हमारे एमसी भी अटैक करता है और हमारे एमसी के अटैक को मॉन्ग बड़ी इजी से रोक लेता है। और हमारा एमसी मुस्कुरा के अपने मन में कहता है कि तब अगर मैं इसे इस तरह से करूँ ग्रैंड मास्टर क्या करेंगे, चलो देखते हैं। फिर से हमारा एमसी पर अटैक कर देता है और कहता है कि तब मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और हम देखते हैं कि मॉन्ग भी अटैक करता है और हमारे एमसी की आंखों में दिखाई दे रहा होता है। अगले ही सीन में किसी का स्वॉर्ड गिर जाता है, ये हमारे एमसी का होता है। मॉन्ग कहता है कि इतना बुरा भी नहीं है। हमारा एमसी हैरान होते हुए कहता है कि क्या अभी वो क्या था। मॉन्ग बोल रहा होता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने जिस तलवार को चलाना सीखा था वो नैप में तलवार थी। तुमने तब भी इस बात पर ध्यान दिया जब मैंने जानबूझकर स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक के प्रदर्शन को धीमा कर दिया था। तुम अपने रास्ते तक पहुंच गए थे है ना, भले ही तुम थोड़े धीमे थे। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है क्या सच में फर्क तो एक कीड़े और एक अजगर जैसा था। हमारे एमसी से मॉन्ग बोल रहा होता है तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर तो लगता है कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है ना, लेकिन ये डेफिनेटली वही नैप में तलवार है जिसे तुम जानते हो। हमारा एमसी कहता है कि कैसे, तो वो हंसते हुए बोलता है कि इसे समझाना आसान है, लेकिन अगर मैं इसे उस तरह से समझाऊं तो ये ना तो मजेदार होगा और ना ही इससे कोई डेवलपमेंट होगा। चलो ठीक है, फिर ये रहा तुम्हारा होमवर्क, पता लगाओ कि इसे नैप में तलवार क्यों कहा जाता है। और हमारे एमसी पे माथे पे मारते हुए बोलता है कि अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। हमारा एमसी कहता है कि वो इनाम क्या है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे एमसी को आवाज आ रहा होता है। मॉन्ग बोल रहा होता है कि अनलकीली जागने के समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अब सोचो तो सही, क्या आज नाश्ते की ड्यूटी तुम्हारी थी ना। तो कोई कहता है कि नाश्ते की ड्यूटी। मॉन्ग बोलता है कि महज 100 सालों में ही माउंट हुआ भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। तभी हमारे एमसी की आंखें खुलती है तो उसके सामने एक मोटा सा भद्दा लड़का होता है। वो कह रहा होता है कि बेकॉन, क्या तुम साइड डिश को ठीक से परोस नहीं सकते। हमारे एमसी की भी आंखें खुल जाती है। हमारा एमसी भी थोड़ा हैरान होता है, मुस्कुरा के बोलता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि क्या ये सच में एक सपना था। माफ करना जियो, लेकिन खाने की मात्रा मूल रूप से तय होती है इसलिए। तो मोटा बंदा कहता है कि अगर तुम कम खाओगे तो ठीक रहेगा है ना, मुझे थोड़ा और दो वरना मार खाओगे। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि ये आदमी ज्यादा से ज्यादा मिड लेवल तक नहीं है और ये ऐसा कह रहा है। मुझे पता है कि मैं ली जंग या जैंग जैसा नहीं हूँ, लेकिन क्या मुझे भी ऐसा ही किसी आदमी के धक्के खाने पड़ेंगे, भले ही तुम अपने मोहल्ले के सबसे बड़े अपराधी हो। और उससे हमारा एमसी चिढ़ते हुए कहता है अगर खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं हो तो स्वाभाविक रूप से तुम कम खाना खाओगे, तो लोगों को परेशान करना बंद करो और बस चले जाओ, ठीक है। तो ये सब बातें सुन के वो चिढ़ते हुए बोलता है कि ये क्या बकवास है। तभी उन लोग को आवाज आती है कि हाँ जियोल, तुम अभी क्या कर रहे हो। और ये जैंग होता है चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, मुझे तो अभी से गुस्सा आ रहा है कि मुझे उस आदमी से नाश्ता लेने के लिए लाइन में इंतजार करना पड़ेगा। और उसको धक्का देता है। तो ये सब देख के डरते हुए मोटा बंदा कहता है कि जैंग बस इतनी सी है कि। तभी वो चिल्ला के बोलता है जैंग बस क्या तुमको पीछे इंतजार कर रहे हैं सभी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो डरते हुए कहता है कि मुझे माफ करो और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम अपनी पेट का ध्यान रखना बेकॉन। और हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में बोलता है यहाँ 170 तीसरी जनरेशन के डिसाइपल हैं और क्योंकि यहाँ कुछ खास नहीं हो रहा है वो शायद कुछ दिनों में इसके बारे में भूल जाएगा है ना, या कम से कम मुझे तो यही लगा था। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मास्टर बोलता है कि अब चलो प्रैक्टिकल की सामग्री का व्यवहार
व्यवहारिक लेक्चर को देखो। और हमारा एमसी हमें बताता है कि माउंट हुआ में सबसे वास्तविक बैटल एक्सपीरियंस के लिए टैक्टिकल लीडर नाम गो सियोन के लेक्चर सबसे उपयोगी और मेरे पसंदीदा थे। लेकिन इस टाइम तो हमें वही मोटा बंदे को दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी उसके सामने अपनी स्वord लेके खड़ा रहता है। वो मोटा बंदा कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि सावधान रहना। और हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि मुझे नाश्ते के दौरान कुछ ऐसा होने की उम्मीद थी, लेकिन किसी तरह मुझे डर नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, ये सही है, आखिरकार मेरा अपोनेंट तो मेरा ही क्लासमेट है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उस मोटे बंदे में मॉन्ग को देखता है और अपने मन में कहता है सपने में ग्रैंड मास्टर टाई साजो के साथ स्वॉर्डमैनशिप का एक्सपीरियंस करने के बाद मैं ये कर सकता हूँ। और वो बंदा गुस्साते हुए अपने मन में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अपने मन में कह रहा होता है कि हमारे विपरीत जिनका चूस मार्शल आर्ट के माध्यम से हुआ था वो महज एक भाग्यशाली पर्सन है जिसे माउंट हुआ सेट में इंटर मिल गया। वो सबसे कमजोर हारा हुआ इंसान है और फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। और हमारा एमसी भी फाइट के लिए एकदम रेडी रहता है। और वो मोटा बंदा हमारे एमसी से बोलता है कि बेकॉन, क्या तुम जंग पर निर्भर हो? जंग के लिए तुम तो बस एक कीड़े हो और एक सीढ़ी। अब क्यों ना सीधे सर झुकाकर माफी मांग लो। तो हमारा एमसी एटीट्यूड में उसे बोलता है कि माफी? क्या तुमने ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट काम किया है जिसके लिए मुझे तुमसे विनती करनी पड़े? और अपने मन में बोलता है कि वो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन फिर भी उसे बचपन से हर तरह का समर्थन मिलता रहा है। उसे जरूर लगता होगा कि वो मेरे जैसे लोगों से अलग है। ये सब बातें सुन के वो मोटा बंदा हमारे एमसी से कहता है कि तुम बास्टर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और लोग कह रहे होते हैं कि फाइट बहुत बढ़ती जा रही है, अरे यहीं रुक जाओ। तभी मास्टर टेलीपैथी का यूज करके इस बंदे से बोलता है कि उन्हें अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन अगर हम दखल देंगे तो पर्दे के पीछे और भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। बेहतर ये होगा कि उन्हें अपनी भावनाओं को किसी आधिकारिक कार्यक्रम में काम करने दिया जाए जहाँ हम इंटरफेयर न कर सके। तो वो बंदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं है। मोटा बंदा भी बोलता है कि आखिर हो क्या रहा है, क्या कोई इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है मुझे लगा था कि क्योंकि वो इतने इंटरफेयर करने वाले हैं तो वो इसे रोकने की भी जरूर कोशिश करेंगे। और वो मोटा बंदा बोलता है क्या तुमको अब डर लग रहा है? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि जय चियोल। और अपने मन में बोलता है कि नहीं। और उससे बोलता है ये तुमको डर जैसा लगता है? और अपने मन में कहता है कि शायद ये अच्छी बात है। और उससे कहता है क्या तुम्हारा सर सिर्फ सजावट के लिए है? नहीं, अगर तुम्हारा चेहरा एक हद तक डैमेज हो जाता है ये सजावट के तौर पर भी यूज नहीं होगा। ये सब बातें सुन के वो गुस्सा आ जाता है और हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। और हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वो जरा सा भी उकसावटी पर जंगली सुअर की तरह हमला कर देता है। और हमारा एमसी भी अटैक करने के लिए रेडी होते हुए कहता है कि अपने कद काठी के कारण वो भयंकर और दुर्जय दिखता है, लेकिन वो मुझे ऐसी तलवार नहीं लगता जिसे संभाला न जा सके। मास्टर टाई के रहस्यमय स्वभाव की तुलना में वो एक डेमन जैसा है जो अपनी अपार पावर का बेतहासा प्रदर्शन कर रहा है। पावर और इंटरनल एनर्जी दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक भी पर्वत जैसी विशाल पावर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन इस मामले में क्या ये किसी तरह का काम नहीं करेगा? और हमारा एमसी भी अटैक करता है जिससे हमारे एमसी का अटैक को वो रोकता है, लेकिन बहुत उसको भी परेशानी होती है। और हमारा एमसी कह रहा होता है सभी हमले हमेशा पावरफुल नहीं होते, हर हमले की शुरुआत और अंत होता है। या अगर कोई प्रारंभिक और अंतिम मूवमेंट के बीच में बदलाव को सटीक रूप से समझकर उन पर अटैक करता है तब उस मूवमेंट मेरी तलवार में निहित पावर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। हाँ, जियोल की पावर से भी कहीं ज्यादा। फिर हमारा एमसी उस पर अटैक करता है, फिर से वो रोकता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि इसका मतलब है कि मैं प्रारंभिक मूवमेंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ वो मोटा बंदे एकदम गुस्सा आ जाता है और हमारे एमसी पे अटैक करता है। हमारा एमसी कहता है अपने मन में वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, उनका उत्साह ही उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके पैर पे उसके चेस्ट में मारता है जिससे उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। और हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि ये इफेक्टिव है, उसकी इनर एनर्जी और मांसपेशियों उसे प्रभावी हमले से बचा रही थी, लेकिन अब सटीक अटैक लग रहे हैं। अटैक करते हुए कहता है कि अब समय आ गया है। ये देख के वो बंदे एकदम हैरान होता है। कोई कहता है कि भाई रुक जाओ और मास्टर सामने आके हमारे एमसी के अटैक को रोक देता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि कंक्लूजन पर पहले ही पहुंचा जा चुका है। और हमारा एमसी भी देख के हैरान होते हुए कहता है कि 8 सेकंड का ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो मास्टर टाई द्वारा सिखाया गया है, मैं उस हाथ के पीछे तक भी पहुंच सकता हूँ। लेकिन हमारा एमसी वहीं रुक जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, और मुस्कुरा के उससे कहता है कि जी हाँ मैं समझ गया। और अपने मन में कहता है कि सेट के लीडर नाम पर हमला करने की हिम्मत करने के लिए। और लोग कह रहे होते हैं कि ये बिल्कुल पागलपन था। क्या तुमने देखा जे चियोल को बेक बुरी तरह से पीट रहा था। दूसरा कोई कहता है कि स्वॉर्ड मास्टर की क्लास में लापरवाही करने के कारण अब वो बेकॉन से हार गया, लेकिन वो क्या बेकॉन की स्वॉर्डमैनशिप में कुछ सुधार नहीं हुआ है। तो दूसरा कोई कहता है कि ये फाइट पूरी तरह से एक तरफा थी। तो दूसरा बोलता है
कि तो क्या हुआ, असली वॉर लगने से पहले दर्जनों वॉर झेलने पड़ते हैं, आखिरी कुछ वारों को छोड़कर असली तलवारों से भी ठीक ठाक चोट नहीं लग पाती। और आर्योंग भी अपने मन में कहती है ये देख के ये कुछ हद तक इंटरेस्टिंग है। हमारे एमसी से मास्टर कहता है कि तुमने ये कहाँ से सीखा, तुमने ये टेक्निक कहाँ से सीखा है, मुझे बताओ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वेट, और उससे कहता है कि वो, और अपने मन में बोलता है कि अगर मैंने कहा कि मास्टर टाई ने मुझे अपने सपने में सिखाया तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, चलो क्या करते हैं। और उससे बोलता है कि मैंने इन्हें खुद बनाया है नेप में स्वॉर्ड चलाना सीखते समय। तो ये बातें सुन के मास्टर कहता है कि क्या ये विचार तुम्हारे मन में खुद आए थे। तुम्हारे एमसी भी बोलता है कि हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मुझ में प्रतिभा की कमी है, इसलिए मेरे पास विभिन्न रणनीतियाँ अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हमारे एमसी का तुरंत मास्टर हाथ पकड़ लेता है और एक्यूपेंचर टेक्निक का यूज करके हमारे एमसी के बॉडी पे मारता है और अपने मन में कहता है कि वो छोटा और कमजोर है, प्रोबेबली उसे बचपन में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला है, उसके हाथ और पैर बहुत पतले और हल्के हैं, उसका बॉडी जो पावरफुल इनर एनर्जी को सहारा देने के लिए इम्पोर्टेंट है, तलवार से पहले पावर का यूज करने के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। क्या वो इस बात से अवगत है और उसने खुद इस टेक्निक के बारे में सोचा है। उन्होंने अपनी कमियों की भरपाई अपनी गहराई समझ और पढ़ने की स्किल से की, लेकिन तो हमारे एमसी से वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है, कहते हैं ना कि जरूरत ही मदर इन्वेंशन है, लेकिन अंत में मार्शल आर्ट की जड़ इनर एनर्जी में निहित है। टेक्निक में इतना उलझ मत जाओ कि मार्शल आर्ट के मूल सिद्धांतों को निगलेक्ट कर बैठो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, मैं इस बात पर ध्यान रखूंगा। और देखते हैं कि कोई बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। फिर से हमारे एमसी सपने में आता है। मॉन्ग हंसते हुए बोलता है कि सच में ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, तलवार से पहले पावर की जीत बिल्कुल सही। ऐसी कहानी ना तो किसी तांत्रिक की कहानियों से और ना ही किसी बौद्ध की शिक्षाओं से सुनना, लेकिन माउंट हुआ मैं। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन क्या मास्टर, घोष यून ने जो कहा वो गलत नहीं है, ये एक ट्रू है कि इनर एनर्जी ही मार्शल आर्ट का आधार है। शुरुआती दिखावटी हरकतों के बजाय धीरे धीरे डेवलपमेंट होने वाली इंटरनल एनर्जी ही अंत में महारत हासिल करने की ओर ले जाती है ना। तो मॉन्ग कहता है कि हाँ बिल्कुल ये गलत नहीं है। तो फिर अपनी तलवार निकालो और फाइटिंग पोजीशन लेते हुए बोलता है कि तुम यहाँ सिर्फ बातचीत करने तो नहीं आए थे, है ना। हमारे एमसी से मॉन्ग कहता है कि तुम यहाँ चैटिंग करने तो नहीं आए थे, है ना। और हमारे एमसी पे सीधे अटैक कर देता है। हमारे एमसी तभी उसको रोक देता है और कहता है कि क्योंकि तुम मुझे ट्रेनिंग देने वाले हो, क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट का कोई मैजिक फॉर्मूला या कोई स्पेशल इलेक्सर नहीं दे सकते, या फिर हम दोबारा फाइट कर रहे हैं। तो ये सब बातें सुन के मॉन्ग कहता है कि अजीब बात है, तुम मुझसे मैजिक फॉर्मूला मांग रहे हो, लेकिन मैं तुमको पहले ही से ही बता दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ ट्रेनिंग लोगे तो फाइनली तुम इसे सीख पाओगे, होली इलेक्सर के बारे में। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ग्रैंड मास्टर टाई के साथ ट्रेनिंग शुरू करने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ। बात ये है कि मैं जो कुछ भी हम प्रैक्टिस करते हैं उसे काफी तेजी से और सटीक रूप से सीख रहा हूँ, लेकिन केवल कॉम्बैट में यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें मैं सुधार नहीं कर सकता, जैसे फिजिकल बनावट, स्टेमिना और मेनली क्यूआई। ये हर बॉडी में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है, लेकिन इसे डेवलप करने की जरूरत होती है। ये हर शरीर में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है, जिसका असर दिखने में भी 10 साल तक की कड़ी ट्रेनिंग लग सकती है। लेकिन अगर कोई एलेक्सर होता तो अगर मैं अभी किसी एलेक्सर का भी इस्तेमाल कर लूं तो भी मैं ली जुन के साथ उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन शायद ये मेरे लिए सेट में एक सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो। काश मुझे भी एक मिल जाता। हमारे एमसी से मॉन्ग बोल रहा होता है, क्या तुम पागल हो, क्या तुमने जरा भी अकल नहीं है, क्या तुमको लगता है कि अगर मेरे पास ऐसी चीज होती तो मैं उसे तुमको तुरंत देने के बजाय छिपा लेता। तो हमारा एमसी भी कहता मुस्कुराता है और वो बोल रहा होता है, और क्या तुमने मेरे दिया वो होमवर्क पूरा कर लिया। तो हमारा एमसी कुछ नहीं कहता है और कहता है कि वेल मैं कैसे करूँ। तो वो बोलता है बिल्कुल जैसे मैंने उम्मीद की थी, मैं तुम्हें ऐसा होमवर्क नहीं देता जिसे आसानी से हल किया जा सके। अपनी तलवार उठाओ। और हमारा एमसी भी अपनी तलवार से उसके अटैक को रोक रहा होता है और कहता है अपने मन में ये तो मजेदार है, स्टेमिना और डिसिप्लिन ट्रेनिंग कितना उबाऊ होगा। शायद पावरफुल मास्टर हमेशा ग्रैंड मास्टर टाई की तरह ही ट्रेनिंग प्राप्त करते थे। हमारे एमसी से कहता है कि वहाँ एक गैप है। हमारा एमसी कहता है कि अरे यार, और वो बोलता है कि आज के लिए इतना ही। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी जाते हुए अपने मन में कहता है कि इसका अंत कुछ इस तरह हुआ, मैं उसे भला कैसे हरा सकता हूँ। हमारे एमसी से कोई कहता है कि बेकोन, क्या तुम पागल हो। और ये जैंग होता है और जैंग बोलता है कि क्या तुमको कल जे चियोल को हराने पर गर्व है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, है ना। तो हमारा एमसी कहता है कि अपने मन में बाय द वे, अगर मैं ग्रैंड मास्टर टाई से इसी तरह लड़ता रहा तो क्या मैं जल्दी जैंग कोएंग की रक्षा पंक्ति को भेदने में एबल हो पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी करंट पावर से उसे हरा नहीं सकता। हमारे एमसी से जैंग बोलता है कि अरे क्या तुम फिर से किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, ये तो ऐसा ही लग रहा है। एमसी भी हाथ उठाते हुए कहता है कि तुमको अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों का सम्मान करना सीखना होगा। अभी उसे कोई कहता है कि तुमको अपने से पावरफुल लोगों का सम्मान करना सीखना होगा। और ये आर्योंग होती है और कहती है क्वेंग, क्या तुम किसी इम्पोर्टेंट विषय पर बात कर रहे हो। और वो देखता है और तभी रंग बदलते हुए कहता है कि अरे नहीं, हम किसी इम्पोर्टेंट विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बस चैटिंग कर रहे हैं। और ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में
कहता है कि क्या अब चैटिंग भी बदमाशी का जरिया बन गई है? हमारी उम्र में हम सब मूल रूप से उस फाइट की ओर आकर्षित है। आर्योन कहती है कि सच में तो मैं बेकोन को अपने साथ ले जाऊंगी। हमारे एमसी भी हैरान होता है, जैंग भी हैरान होता है। जैंग कहता है कि तुम इस बदमाश को क्यों चाहती हो? हमारा एमसी भी कहता है कि मैं। तो आर्योन चिल्लाते हुए बोलती है कि बदतमीज, हमें माउंट सेट के साथी डिसाइपल के बीच इस शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। जल्दी करो और बेकोन से माफी मांगो। तो वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमको बहुत पछतावा हो रहा होगा। आर्योन कहती है कि देखो तुम दोनों को आपस में अच्छे से घुल मिलते देखकर मुझे अच्छा लगा। हमारे एमसी के पास आके कहती है कि अच्छा अगर तुम्हारे पास समय हो तो चलो थोड़ी देर वहीं पर बात करते हैं, क्या ये ठीक है? हमारा एमसी कहता है कि हाँ। और हमारे एमसी को ले जा रही होती है। ये सब ली जुंग देख के एकदम गुस्सा आ रहा होता है और वो लोग जंगल की तरफ आ जाते हैं। हमारे एमसी से कहती है कि मुझे माफ करना, बस मुझे जल्दी थी। मैंने कल सारा दिन तुम्हें ढूंढा लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ गए थे। तुम्हारा एमसी कहता है कि कल मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी लेकिन तुम माफी क्यों मांग रही हो? तो हरिओम कहती है कि क्या मैंने तुमको उस जंगली सुअर से लड़ते समय परेशान नहीं किया था? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि जंगली सुअर। आर्योन बोलती है कि भले ही वो ऐसा दिखता हो, वो वही पर्सन है जिसे जुन म्यूक के ग्रेट डिसाइपल जो सुक ने अपना डिसाइपल बनाया है। और हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि ऐसे चेहरे के साथ सुअर जैसा उपनाम वाकई उपयुक्त है। आर्योन भी बोल रही होती है कल वाले आदमी के विपरीत सुअर को हराना थोड़ा डिफिकल्ट है। हमारा एमसी अपने मन में सोचता है उसकी बातें सुन के, क्या मैं जैंग क्वांग की पिटाई करूं? क्या तुम पागल हो? और एल्डर जुन मोक माउंट सेट के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। वो पहले से ही एक ऐसे पर्सन का डिसाइपल है। मेरे और उसके बीच का फासला बहुत बड़ा है। हमारे एमसी के पास आर्योंग आती है और एक्साइटेड होकर कहती है कि खैर भले ही उसमें कुछ गुड़ हो, वो तो बस एक जंगली सुअर है। क्या तुम उसे हराना नहीं चाहते? ऐसा लगता है जैसे तुमने एक दो दिन में प्रैक्टिस नहीं किया है। हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो बोलती है कि तुम ना समझी के नाटक कर रहे हो। तुमको पता है मैं किसी विशेष सेक्ट से नहीं हूँ और माउंटुआ सेक्ट का किवायु सेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। मेरे पेरेंट्स अलग अलग सेक्ट से हैं। उनमें से एक स्वॉर्ड सेक्ट से है और दूसरा चीफ सेक्ट से, लेकिन अभी तक किसी हाई अधिकारी ने इसका पता नहीं लगाया है। अरे नहीं, मुझे लगता है कि ये कहना सुरक्षित होगा कि माउंटुआ सेक्ट इस समय बहुत ज्यादा इनटॉलरेंट है। हमारा एमसी कहता है कि अरे यार किवाई सेक्ट, स्वॉर्ड सेक्ट, ये सभी कौन है वो? तो वो बोलती है क्या तुम अंत तक ये दिखावा करने वाले हो कि तुमको कुछ नहीं पता है? और अपने हाथ में पावर लाते हुए कहती है कि हाँ, कल की तलवारबाजी की टेक्निक तलवार सेक्ट की है। और वो हमारे एमसी को करके दिखाती है और कहती है कि ये वाला भी और वो वाला भी। हमारा एमसी ये सब देख के अपने मन में कहता है कि वो वाले जो मैंने कल इस्तेमाल किए थे, जो मैंने ग्रैंड मास्टर टाई से सीखे थे। हमारे एमसी से बोलती है कि रुको, ये सब शॉर्ट सेट की टेक्निक है? तो वो बोलती है कि हाँ। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने बिना जाने ही उनमें महारत हासिल कर ली है? भले ये तलवार चलाने की सरल चालों की तरह दिखे, तुम्हारी सहजता को देखकर ऐसा लगता है कि तुम इनका प्रैक्टिस काफी समय से कर रहे हो। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि तब वो सभी चीजें जो तुमने मुझे अपने सपनों में दिखाई, तो ये सभी शॉर्ट की टेक्निक है। तलवारबाजी की टेक्निक और मार्शल आर्ट की टेक्निक में क्या डिफरेंट है? एक विधि दोहराव और सटीकता पर आधारित है और दूसरी पूरी तरह से कीवाई और उसके प्रैक्टिस पर आधारित है। क्या यही है? आर्योन कहती है सच में तुमने बिना जाने प्रैक्टिस किया? जिस पर्सन ने तुमको तलवार चलाने की टेक्निक सिखाई उसने तुमको ये बात नहीं बताई? हमारा एमसी कहता है कि आर्योन, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं सिखाया है। और अपने मन में कहता है कि मैं उसे ये नहीं बता सकता कि एक ग्रैंडपा ने मुझे सपने में ये सब सिखाया था। आर्योन हैरान होते हुए कहती है कि तो क्या तुमने खुद ही सीखा है? अगर तुम इतने बड़े जीनियस हो तभी हम देखते हैं कि वो कोई टेक्निक को यूज करते हुए कहती है तुम इसे संभाल सकते हो, है ना? हमारा एमसी भी इसको देखता है और उसके अटैक को डॉज करने वाला होता है और कहता है कि ग्रैंड मास्टर टाई का होमवर्क इस क्वेश्चन का आंसर है नाप में तलवार की बुनियादी स्वॉर्ड ही फाइट के लिए काफी है। और हम देखते हैं ये सब देख के आर्योन भी एकदम हैरान होती है और अपने मन में कहती है कि तुमने इसे भांप लिया है और पीछे हट जाती है और भागते हुए कहती है कि और क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि ये बिना प्रैक्टिस के सिर्फ एक बुनियादी टेक्निक है? चलो देखते हैं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं पूरी तरह से बेनकाब कर दूंगी तुम्हें और तुमसे ये बात कबूल करवाऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है मैं तुमसे तलवारबाजी की उन टेक्निक के बारे में थोड़ा और पूछना चाहता था। वैसे ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है कि उससे फूलों की खुशबू आ रही थी। और हमें दूसरी तरफ जी ली जिन और जैंग का दिखाया जाता है। ली जिन कहता है कि इंटरनल टूर्नामेंट कब है? वो बोलता है कि क्या, और बताता है कि पिछला वाला 2 महीने और 1 दिन पहले हुआ था, इसलिए 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें उससे पहले बाकी बच्चों के सामने ही निपटना होगा। बेकोन, तुम उस कमजोर आदमी से क्यों निपटना चाहते हो? क्या ये उसकी ताकत में अचानक वृद्धि के कारण है? मैं खुद उसकी देखभाल करने की प्लानिंग बना रहा था। क्या मैं उसकी जगह ये काम नहीं कर सकता? तो ली जिन मुस्कुरा के बोलता है कि तुमको ये बात पता होनी चाहिए और उससे निपटने का जिम्मा तुम्हारा होगा जैंग। और फिर हमारे एमसी का दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपने सपने में आता है और अपने मन में कहता है कि मुझे नींद आ गई थी और मैं फिर से यही हूँ। और मॉन्ग के पास आते हुए कहता है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। मास्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपको लगता है कि
कि मैं तलवार चलाने में स्किल्ड हूँ। वो कुछ नहीं बोल पाता है और कहता है कि जीनियस मुझे नहीं पता। अच्छा अगर तुम मेरे साथ ट्रेनिंग जारी रखते हो तुम फाइनली जीनियस बनने में एबल हो जाओगे। तो ये सब बातें सुन के हमारे एमसी मुंह फुला के अपने मन में कहता है कि तो मैं सिर्फ एक टीनेज मास्टर का ही उस्ताद बन सकता हूँ। और उससे कहता है कि क्या टीनेज मास्टर, क्या ये सिर्फ माउंट हुआ सेट में ही नहीं बल्कि सभी मूरी में लागू होता है। तो वो बोलता है मॉन्ग तो फिर माउंट हुआ सेट में ही टीनेज मास्टर बनने का क्या मतलब होगा। ठीक है मेन रूप से नहीं केवल सेट में, लेकिन अगर तुम दुनिया के सबसे बेस्ट लोगों के साथ ट्रेनिंग जारी रखते हो तो लंबे समय के बाद तुम फाइनली पूरे मूरी में एक टीनेज मास्टर बन जाओगे। हाँ ये सच है, लेकिन हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मैं माउंट हुआ में अभी भी एक टीनेज मास्टर ही रहूंगा, क्या मैं जीनियस हूँ। तो वो जोर जोर हंस रहा होता है और कहता है कि ठीक है तुम उनके साथ तालमेल बिठा सकते हो, और अगर तुम में शुरू से ही प्रतिभा नहीं होती तो तुम यहाँ नहीं होते और तुम पहले स्टेज में भी पास नहीं हो पाओगे। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या ये होमवर्क के बारे में है, और वो बोलता है कि चलो इसे भूल जाओ, अपनी स्वाट उठाओ। कुछ दिनों में तुम्हारा उस लड़की से फिर झगड़ा होने वाला है ना। आज तुम्हारी जीत मार्शल आर्ट का यूज करने की तुम्हारी एबिलिटी और सहज रूप से लड़ने की तुम्हारी एबिलिटी के कारण हुई। अगर उस लड़की के पास तलवार होती तो कहानी कुछ और ही होती, ये मुश्किल होता और शायद वो जीत जाती। तो हमारा एमसी कहता है कि मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए 3 दिन है, क्या मैं जीनियस आर्योन को हरा पाऊंगा, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो मास्टर मुस्कुराता है तो वो और बोलता है मॉन्ग मुझे नहीं पता, चलो अपनी स्वर्ण निकालो। और कहता है लेकिन एक बात तो पक्की है, इस बेकार की बातचीत के बजाय। मॉन्ग अपने मन में कहता है कि हमें तुम्हारे स्वर्ण स्किल को सुधारने की जरूरत है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंग हमारे एमसी को आवाज देता है और कहता है कि अभी मैं बैग को चुनौती दे रहा हूँ फाइट के लिए। तो हमारे एमसी कहता है कि मैं, तो जंग गुस्साते हुए बोलता है क्यों, क्या तुम डर रहे हो, मैं तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि क्या ये बेवकूफ पागल है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पूछ रहा हूँ, ये एक ऑर्डर था, ये चियोल को हराने के बाद तुम घमंडी हो गए हो, क्या तुम भूल गए हो कि मैंने पहले तुम्हारी कितनी पिटाई की थी। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि हम माउंट हुआ सेट के रूल के कारण चुनौतियों को रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर भीड़ हो तो मामला बिल्कुल अलग होता है। और लोग कह रहे होते हैं कि एक बच्चा जो चुनौती एक्सेप्ट करने से इनकार करता है, मुझे लगता है कि वो लड़ने के लिए कैपेबल नहीं है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो जानता है कि अगर वो मुझसे इस तरह पूछेगा तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा, वो शायद मुझे सबके सामने बेइज्जत करना चाहता है। हो सकता है कि प्रतिभा वाली सारी बातें झूठी हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं अब भी बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ। लेकिन इसका जवाब सिंपल है और उससे बोलता है कि मुझे लगा कि तुम दिखने में सुअर जैसे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग भी सुअर जैसा ही है। और अपने मन में कहता है कि काश मुझ में पलटवार करने की ताकत होती। और उससे बोलता है हमारे एमसी क्या तुमको लगा था कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा और इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो जंग हैरान होकर कहता है कि क्या सुअर। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि तुम इसे यूं ही जाने नहीं दोगे है ना। हमारे एमसी के पास जंग आता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि पागलपन, मैं तो नॉर्मल ज्ञान और तर्क संगता की बात कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम पागल कमीने, और अपना हाथ उठा देता है और कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। और हमारा एमसी भी ये देख के कहता है कि अब समझ में आया, और अपनी स्वर्ण निकाल लेता है। सुअर का दिमाग होने के कारण तुम हमारी लैंग्वेज नहीं समझते। और हमारा एमसी स्वर्ण चला देता है उसके सामने। ये देख के वो हैरान होता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि तुमको इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए था, नहीं अब ये एक गैप है। और हमारा एमसी स्वर्ण चला देता है, फिर अपने पैर से मारता है और कहता है अपने मन में हालांकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई है लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, वजन और ताकत में अंतर बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़ना जारी रखना चाहिए, शायद अगर मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल करूँ तो। तभी आवाज आता है कि जैंग और बैक तुम लोग क्या कर रहे हो। और ये मास्टर होता है। हमारा एमसी कहता है कि नहीं कुछ नहीं, और एकदम जैंग की हालत खराब होती है। और हमारा एमसी कहता है कि इसलिए। और वो आर्योन के पास आता है और कहता है हंसते हुए मुझे सच में जंग से निपटना होगा। तो आर्योन कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, वो सुबह और ली जिन काफी स्ट्रॉन्ग लगते हैं लेकिन तुमको याद तो होगा ना हमने प्रॉमिस किया है तुम इसे यूं ही नहीं तोड़ सकते। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये तो एकदम रेडिकुलस है और उससे बोलता है कि लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसे एक बार के लिए पोस्टपोन्ड कर रहा हूँ है ना। सबसे पहले प्रॉमिस तो तुमने ही किया था, अगर तुम इस बारे में सोचो तो मैं इसे पोस्टपोन क्यों नहीं कर सकता। तो आर्योंग भी कुछ सोच के कहती है कि ये तो सच है, तुम्हें बहकाना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, आमतौर पर लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा एमसी मुस्कुरा के बोलता है कि अब समझ में आया, क्या लोग तुम्हारे सुंदर होने की वजह से किसी भी चीज को मना नहीं करते। ये सब बातें सुन के वो ब्लफ करने लगती है और ब्लफ करते हुए हंसते हुए कहती
कहती है, मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन की बेटी होने के नाते अपने अधिकार के बारे में बात कर रही थी। क्या तुमको सच में लगता है कि मैं सुंदर हूँ? तो हमारा एमसी भी मुस्कुरा के बोलता है कि खैर ये सच है कि तुम बहुत ज्यादा ही सुंदर हो, और पीछे मुड़ के शर्माते हुए कहती है कि क्या, अरे यार चुप हो जाओ। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे तारीफ करना उतना अच्छा नहीं आता। जाते हुए आर्यन कहती है कि भूल जाओ, जब तुम जैंग को हरा दोगे तब मेरी बारी आएगी, इसलिए अपना ख्याल रखना। हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, और अपने मन में हमारा एमसी कहता है कि और ये भी, वो हमेशा बहुत बढ़िया खुशबू देती है, वो तो एकदम कमाल की है। अगले सीन में हमें किसी को बात करते हुए दिखाया जाता है। वो चाय पीते हुए कहता है कि यहाँ के बच्चे कैसे हैं, पिछले जनरेशन से बेहतर। इस बार हमारे पास कुछ बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, और इस बंदे का नाम बताया जाता है, ये माउंट हुआ सेक्ट का एल्डर होता है, ली जिन सियोप। और मैं तुम लोग को बता दूं, तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना, जो बंदा होता है उसका नाम ली जन होता है, और ये ली जिन सियोप होता है। और वो बताता है कि जुन ह्योंग मेरी उम्र से कहीं बेहतर है, वो केवल 13 साल का है, और उसने पहले से ही प्राप्त सभी इलेक्सर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। इस रफ्तार से तो वो जल्दी गोंग या चन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो ये बंदा कहता है कि उसकी बात करे तो क्या वो अब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। और इस बंदे का नाम भी बताया जाता है, यह माउंट हुआ सेक्टर का मास्टर होता है, गोंग वॉन टैक, और इसको गोंग बुलाएंगे। एल्डर लीजन कहता है कि जिस तरह से एक बार तलवार ने उसे वश में कर लिया था, उससे तो यही लगता है कि वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी सिलसिले में तुम हमारे एकेडमी फाइटिंग इवेंट में क्यों नहीं शामिल होते? मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम वहाँ होगे तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होंगे। मास्टर गोंग कहता है कि मुझे खुशी होगी। वैसे यहाँ आते समय मैंने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो बाकियों से अलग दिख रहे थे। वहाँ एक बच्चा भी था जो एक एडल्ट से भी बड़ा था। तो वो बताता है एल्डर लीजन, अरे तुम्हारा मतलब जंग से है। ऐसा कहा जाता है कि उसका बॉडी स्ट्रॉन्ग है, और वो ची और मार्शल आर्ट दोनों में मास्टरी प्राप्त की है। ऐसा कहा जाता है कि किन फैमिली उस पर नजर रख रहा है। तो मास्टर गोंग कहता है कि किन फैमिली की मार्शल आर्ट उसके लिए बहुत उपयुक्त होगी, वो किसके साथ प्रैक्टिस करता है। तो वो बताता है एल्डर बैकुन नाम का पर्सन, वो युआनन काउंटिन के जोंग गांव की घटना में जिंदा बचे लोगों में से एक है। हमें बेकोंग के अंतिम शब्दों के कारण उनकी विशेष देखभाल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्यों लड़ रहा है, क्योंकि उसकी और क्वेन की ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। खैर उनकी वो माउंट हुआ का डिसाइपल है, इसलिए उसे अपना ख्याल खुद रखना आना चाहिए। मैंने अपने पोते से जो सुना है उससे लगता है कि उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो मास्टर गोंग कहता है कि उसकी एबिलिटी के बारे में जानकारी न होना बेकार है, लेकिन वो माउंट हुआ सेक्टर का डिसाइपल भी है, हमें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। मैं तुम्हारी इंट्यूशन पर भरोसा करूंगा। एल्डर लीजन हंसते हुए कहता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके अलावा क्यों न हम इस बारे में बात करें। फिर हमें मैच का दिन दिखाया जाता है, जहाँ हमारे एमसी और जैंग आमने सामने खड़े होते हैं। जैंग हमारे एमसी से कहता है कि अरे क्या तुम रास्ता भटक गए हो, क्या तुम चिंता के कारण ठीक से सोए नहीं पाए हो। हमारा एमसी जवाब ही देते हुए कहता है कि तुम मुझसे भी बदतर दिख रहे हो। नहीं, मुझे पूरा यकीन है, तुम्हारा चेहरा हमेशा से ही बिगड़ा हुआ सा लगता था, है ना। तो ये बातें सुन के एकदम गुस्सा आ जाता है, और हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में कहता है वो मेरी बातों में आ गया। बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा से ही कमजोर रहा हूँ, इसलिए वो जरूर इल्यूजन में होगा, क्योंकि मैं कमजोर की तरह बिहेवियर नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरह सालों से मिट्टी में लौटता रहा हूँ। क्या तुमको लगता है कि मैं हार मान लूंगा? क्या वो एक फायदा है? और हमारा एमसी उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है? जैंग कहता है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने हमेशा वही किया जो तुमने मुझे करने को कहा था। क्या मेरे साथ कुछ दयालुता सा बिहेवियर नहीं किया जाना चाहिए? तुम मुझे इतना क्यों पीटना चाहते हो? तो वो कहता है कि क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है। तो हमारा एमसी अटैक करते हुए अपने मन में कहता है कि वो मेरी शॉट पर ध्यान दे रहा है, मेरे पास मौका है। और वो अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम कितने कायर हो। हमारा एमसी अटैक करते हुए कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम सिर्फ बकवास ही करने वाले हो तो मुझसे बात करने का क्या फायदा। मुझे परेशान करना बंद करो और अपनी तलवार निकालो सुअर। ये बातें सुन के वो गुस्सा आ जाता है, और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये एक अच्छी चीज थी। तो वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि मैं अपनी तलवार निकालूंगा कमीने। और हमारे एमसी हमें बताता है कि वो तलवार जो डिसाइपलों की तीसरी पीढ़ी को दी गई थी, ये एक ऐसी तलवार है जिसे अभी तक तेज नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्मलेस है। लीजन और जैंग जैसे लोग जो बेहद ताकतवर है, इस तलवार से लकड़ी के लट्ठों को भी बीच से काटा जा सकता है। मैं अपनी पतली कढ़ाई जितनी मोटी लकड़ी को भी मुश्किल से काट सकता हूँ। इसलिए जब से मैंने माउंट हुआ सेक्ट में शामिल हुआ हूँ, तब से वो तलवार मेरा पीछा कर रही है। और वो हमारे एमसी पे अटैक करता है, तो हमारे एमसी उसको रोकता है और अपने मन में कहता है कि ये बहुत आसान है। और ये देख के जैंग एकदम घबरा जाता है और कहता है कि इतनी घटिया तलवार के साथ फिर से अटैक करते कहता है कि ये तो किस्मत की बात होगी। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये घटिया तलवार, तुम गलत नहीं हो, लेकिन फिर से हमारा एमसी उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक रहा होता है और अपने मन में कहता है कि तुम्हारे हमलों को रोकने के लिए पहले से ही काफी है। और ये सब मास्टर गोंग और एल्डर लीजन देख रहे होते हैं। मास्टर गोंग कहता है कि कैसे? तो
एल्डर लीजन कहता है कि चिंता मत करो, वो अभी भी बच्चे हैं, है ना। अगर कुछ गलत हो जाता है तो उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर सीनियर डिसाइपल मौजूद हैं। बेशक वो यंग इमेच्योर है, इसलिए उसका कंट्रोल परफेक्ट नहीं है। जिस बात की तुमको चिंता है वो नहीं होगा। आखिरकार ये एक अनहार्म्ड सोल्ड है ना। और अपने मन में कहता है कि वो मूल रूप से एक पुजारी थे और मार्शल आर्ट में उनकी कोई विशेष प्रतिभा नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसकी पावर को नहीं पहचानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे बेहतर सिचुएशन का एनालाइज कर सकता है। तो मास्टर गोंग कहता है कि जरा बेकोंग को देखो, क्या ये वही पर्सन है जिसके बैक गोंग यांग को इतनी परवाह थी। तो ये बात सुन के एल्डर लीजन एकदम हैरान होता है और अब कहता है कि रुको, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इसके खत्म होते ही पता लगाने की कोशिश करूंगा। और हमारा एमसी अटैक करते हुए मजे लेते हुए कहता है कि ये तो मजेदार है, टाई के खिलाफ मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे नुकसान को रोकने के लिए मेरे पास केवल एक ही उपाय था, लेकिन जैंग के खिलाफ ऐसी दर्जने चीजें हैं जो मैं बिना सजा पाए कर सकता हूँ। ये अब भी मजेदार है, लेकिन डेफिनेटली पहले जितना नहीं है। उसे शायद लगता है कि वो कॉम्बैक्ट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी मन ही मन में उसको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन असल में ये उसका उल्टा है। मुझे अपोनेंट की पूरी प्रक्रिया दिखाई दे रही है। उसके पास एक नॉर्मल सी तलवार है जिसमें कोई इंटरनल पावर नहीं है। खराब सिचुएशन में भी मैं साइन कर सकता हूँ। और हमारा एमसी के कहता है कि तुम ब्रैट। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि अपने 16 स्लैश में वो अपनी पूरी ताकत दर्जनी उंगली पर ध्यान करता है और हमारे एमसी पे अटैक करता है और कहता है हमारा एमसी अपने मन में वो यहाँ आ रहा है थोड़े से बदलाव के साथ, और मुस्कुरा के बोलता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मैंने उम्मीद की थी। वो फीलिंग जिसे वो कभी क्रोध के रूप में जानता था अब डर शब्द की जगह डर ले रहा है। और हम देखते हैं कि वो कांप रहा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि तो अब समय आ गया है। और हमारे एमसी पे जंग अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी भी उसके अटैक को बहुत इजी से रोक देता है और उस पर पलटवार करता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है और तुम कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, चलो यहीं मर जाओ। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी फिर से अटैक कर देता है और कहता है कि बेकार सी बातें मत